Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is factors modifying doses and actions of drugs. यानी वो वाले फैक्टर जो कि किसी भी ड्रग की डोज और उसके एक्शंस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ रिस्पांस बेसिकली किसी ड्रग का क्यों आता है। जब हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें एक प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्स हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। यानी मोस्टली केसेस में हम वो वाला रिस्पॉन्स देख चुके होते हैं जिसकी वजह से हम एक रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं या जिसको हम यूजुअल आउटकम भी कहते हैं। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर जो वेरिएबिलिटी है ना, यानी किसी भी रिस्पॉन्स के अंदर अगर कोई वेरिएबिलिटी है तो वो इंटर पेशेंट भी हो सकती है या फिर इंट्रा पेशेंट्स भी हो सकती है। यानी दो पेशेंट्स के दरमियान भी हो सकती है या फिर एक पेशेंट के अंदर भी हो सकती है। अब ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये सब नॉर्मल भी हो सकते हैं और अबव नॉर्मल भी हो सकते हैं। यानी बेजल एक्टिविटी से ज़्यादा भी हो सकते हैं और बेजल एक्टिविटी से कम भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ पर, जो हमने पढ़ के आए हैं ना पिछले चैप्टर में। एब्जॉर्प्शन, किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। एडमी से याद रखा था ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन वगैरह पे ये डिपेंड कर रही होती है वेरिएबिलिटी। दूसरा ये डिपेंड कर रही होती है फार्माकोडायनेमिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग पर, किसी भी ड्रग की बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं इसके अंदर? फिजियोलॉजिकल आते हैं, पैथोलॉजिकल आते हैं, जेनेटिक आते हैं, इन्वायरमेंटल आते हैं, साइकोलॉजिकल आते हैं और ड्रग इंटरेक्शंस आते हैं। सो बारी बारी इसमें जो ड्रग इंटरेक्शन वाला पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एज इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है, किसी भी ड्रग के एक्शन को। इसके अलावा जेंडर इफेक्ट कर रहा होता है, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन इफेक्ट कर रही होती है, बॉडी साइज इफेक्ट कर रहा होता है, रीजनल डिफरेंसेस होते हैं और फूड किसी भी ड्रग के एक्शन को इफेक्ट कर रहा होता है। सो जो पहला फैक्टर है ना, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, उसमें ये सारे फैक्टर आते हैं: एज, जेंडर, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, बॉडी साइज, रीजनल डिफरेंसेस एंड फूड। अब इंडिविजुअल डोज की जब हम बात करते हैं ना, किसी भी इंडिविजुअल को अगर हमने डोज देनी है तो हम किस फॉर्म के अंदर दे रहे होते हैं? वो हम बेसिकली ऐसे करते हैं कि उसके बॉडी वेट को किलोग्राम के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का वेट है 70, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं 70 से, फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज अडल्ट डोज को। जो हम किसी भी ड्रग की अडल्ट डोज रखी होती है ना, उसकी एवरेज से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उस इंडिविजुअल की डोज आ जाती है। अब डोज कैलकुलेशन अगर हमने चिल्ड्रन के अंदर करनी हो वो कैसे करेंगे? इसके लिए बेसिकली दो तरह के फार्मूले होते हैं। एक होता है यंग्स फार्मूला और एक होता है डिलिंग फार्मूला। यंग्स फार्मूला की जब हम बात करते हैं तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज, एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। अडल्ट डोज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी चाइल्ड की एज है 6 ईयर्स, तो 6 + 12 हो जाएगा, 6 + 12 हो जाएगा 18, तो 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको अडल्ट डोज के साथ। यानी अडल्ट डोज का 1/3 पोर्शन हम देंगे उस चाइल्ड को। फिर आता है डीलिंग डोज। इसके अंदर जो चाइल्ड डोज है वो बराबर है एज डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is factors modifying doses and actions of drugs. यानी वो वाले फैक्टर जो कि किसी भी ड्रग की डोज और उसके एक्शंस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ रिस्पांस बेसिकली किसी ड्रग का क्यों आता है। जब हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें एक प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्स हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। यानी मोस्टली केसेस में हम वो वाला रिस्पॉन्स देख चुके होते हैं जिसकी वजह से हम एक रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं या जिसको हम यूजुअल आउटकम भी कहते हैं। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर जो वेरिएबिलिटी है ना, यानी किसी भी रिस्पॉन्स के अंदर अगर कोई वेरिएबिलिटी है तो वो इंटर पेशेंट भी हो सकती है या फिर इंट्रा पेशेंट्स भी हो सकती है। यानी दो पेशेंट्स के दरमियान भी हो सकती है या फिर एक पेशेंट के अंदर भी हो सकती है। अब ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये सब नॉर्मल भी हो सकते हैं और अबव नॉर्मल भी हो सकते हैं। यानी बेजल एक्टिविटी से ज़्यादा भी हो सकते हैं और बेजल एक्टिविटी से कम भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ पर, जो हमने पढ़ के आए हैं ना पिछले चैप्टर में। एब्जॉर्प्शन, किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। एडमी से याद रखा था ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन वगैरह पे ये डिपेंड कर रही होती है वेरिएबिलिटी। दूसरा ये डिपेंड कर रही होती है फार्माकोडायनेमिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग पर, किसी भी ड्रग की बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं इसके अंदर? फिजियोलॉजिकल आते हैं, पैथोलॉजिकल आते हैं, जेनेटिक आते हैं, इन्वायरमेंटल आते हैं, साइकोलॉजिकल आते हैं और ड्रग इंटरेक्शंस आते हैं। सो बारी बारी इसमें जो ड्रग इंटरेक्शन वाला पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एज इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है, किसी भी ड्रग के एक्शन को। इसके अलावा जेंडर इफेक्ट कर रहा होता है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इफेक्ट कर रही होती है, बॉडी साइज इफेक्ट कर रहा होता है, रेशनल डिफरेंसेस होते हैं, और फूड किसी भी ड्रग के एक्शन को इफेक्ट कर रहा होता है। सो जो पहला फैक्टर है ना फिजियोलॉजिकल फैक्टर, उसमें ये सारे फैक्टर आते हैं: एज, जेंडर, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, बॉडी साइज, रेशनल डिफरेंसेस एंड फूड। अब इंडिविजुअल डोज की जब हम बात करते हैं ना, किसी भी इंडिविजुअल को अगर हमने डोज देनी है तो हम किस फॉर्म के अंदर दे रहे होते हैं? वो हम बेसिकली ऐसे करते हैं कि उसके बॉडी वेट को किलोग्राम के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का वेट है 70, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं 70 से, फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज अडल्ट डोज को। जो हम किसी भी ड्रग की अडल्ट डोज रखी होती है ना, उसकी एवरेज से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास उस इंडिविजुअल की डोज आ जाती है। अब डोज कैलकुलेशन अगर हमने चिल्ड्रन के अंदर करनी हो, वो कैसे करेंगे? इसके लिए बेसिकली दो तरह के फार्मूले होते हैं। एक होता है यंग्स फार्मूला और एक होता है डिलिंग फार्मूला। यंग्स फार्मूला की जब हम बात करते हैं तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज, एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। अडल्ट डोज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी चाइल्ड की एज है 6 ईयर्स, तो 6 प्लस 12 हो जाएगा, 6 प्लस 12 हो जाएगा 18। तो 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको अडल्ट डोज के साथ, यानी अडल्ट डोज का 1/3 पोर्शन हम देंगे उस चाइल्ड को। फिर आता है डिलिंग डोज। इसके अंदर जो चाइल्ड डोज है वो बराबर है एज डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम ये जो कैटेगरीज है ना, उनको कम खतरनाक से ज़्यादा खतरनाक की तरफ लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो ए कैटेगरीज के ड्रग हैं वो कम खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू बी। अब ए कैटेगरीज में वो ड्रग्स आते हैं जो कि किसी भी फीटस के अंदर, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है, वो कोई भी रिस्क फैक्टर प्रोड्यूस ना कर सके, यानी इट फेल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट अ रिस्क इन द फीटस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर आते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में हम ये कहते हैं कि इसकी ह्यूमन स्टडी बहुत ज़्यादा लैकिंग है, लेकिन एनिमल स्टडीज़ ये इंडिकेट करती हैं कि ये भी फीटस के अंदर रिस्क फैक्टर प्रोड्यूस करने में फेल हो गया, यानी ये भी कोई भी रिस्क फैक्टर ज़्यादातर प्रोड्यूस नहीं करता। फिर आते हैं कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स आने ये प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल फीटस के अंदर टेराटोजेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। अब जो कैटेगरी सी ड्रग है ना, वो हम उसी सूरत में देते हैं जब हमारे पास बेनिफिट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू रिस्क फैक्टर्स। फिर आता है कैटेगरी डी। कैटेगरी डी में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एविडेंस होते हैं रिस्क फैक्टर्स के। तो कैटेगरी डी ड्रग हम उसी सूरत में देंगे कि हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाए किसी भी सीरियस डिजीज़ की, और एक ही तरह का ड्रग हमारे पास अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में हम कैटेगरी डी ड्रग दे सकते हैं। फिर आते हैं ड्रग एक्स। ड्रग एक्स में भी हमारे पास फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही होती हैं, और इसके अंदर एनिमल स्टडीज़ भी अवेलेबल होती है और ह्यूमन स्टडी भी अवेलेबल होती है। तो ये वाले ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं वुमेन में जो कि प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट होने वाली हैं। सो ये हमारे पास कैटेगरी एक्स ड्रग होगी। फिर आते हैं पैथोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से। जीआईटी डिजीजेस इफेक्ट्स कर रही होती हैं, लिवर स्टेटस इफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि लिवर ने फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी इफेक्ट करना था ना। हमने पढ़ा था कि मोस्टली ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहा है। इसके अलावा किडनी इफेक्ट कर रही होती है, क्लियरेंस वगैरह इफेक्ट हो जाएगी, कार्डिक स्टेटस से भी इफेक्ट हो रहा होता है इनके ऊपर। फिर आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप उसके ड्रग रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर होता है, यानी एक पेशेंट का एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप उसके ड्रग रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर होता है। इसका क्या मतलब है कि उसकी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी दूसरे पेशेंट के जेनेटिक मेकअप की वजह से डिफरेंट है, यानी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी भी डिफरेंस हो सकती है, मेटाबॉलिज्म की एबिलिटी, एफिकेसी भी ड्रग की डिफरेंट हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप की बेस पर उसकी रिस्पॉन्स की एबिलिटी डिफर करेगी। फिर आती है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है कि ये किसी इंडिविजुअल का ना यूनिक एंड अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स होता है, यानी उस ड्रग का नॉन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता। यानी किसी ड्रग का हमें पता है ना कि ये हम एज एंटासिड दे रहे हैं या फिर ये एब्डोमिनल पेन को रिलीव करने में दे रहे हैं, तो ये हमें नॉन होता है। अब आइडियोसिंक्रेसी में ये होता है कि कोई यूनिक ही चीज़ प्रोड्यूस होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल हमने पेट दर्द की दवा दिया है, तो वो मेडिसिन दिया है, तो वो हेडेक कोस करवाने लग गई है। हेडेक की हमने मेडिसिन दिया तो वो एब्डोमिनल पेन को ठीक करने लग गई है। तो इस तरह के एबनॉर्मल सी सिचुएशंस को हम आइडियोसिंक्रेसी बोल रहे होते हैं। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स।
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस किसी भी ड्रग के ऊपर, फिजिकल डिपेंडेंस एंड ड्रग ऑफ अब्यूज़। अब ये जो प्लेसिबो है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेसिबो बेसिकली हम उन पेशेंट्स को दे रहे होते हैं जो कि किसी भी ड्रग के ऊपर ना साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट हो गए हैं, यानी वो ये सोच रहे होते हैं कि ये ड्रग मैं खाऊंगा ना तो इसी से ही मुझे आराम आएगा। तो वो इस केस में हम प्लेसिबो देना शुरू कर देते हैं। ये एक डमी ट्रीटमेंट होती है, यानी एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं होता, डमी ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको बार बार हेडेक होती है, वो कहता है कि मैं ये फलां ड्रग खाऊंगा फिर ही मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो इस केस में अगर हम प्लेसिबो की फॉर्म में उसको ड्रग दे देंगे, यानी ऐसा ड्रग जो कि हेडेक ठीक नहीं करवा रहा, यानी उसके अंदर वो वाले इंग्रेडिएंट्स ही प्रेजेंट नहीं है जो कि एक्चुअल हेडेक को ठीक कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी हेडेक तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसको साइकोलॉजी फैक्टर इन्वॉल्व है ना, तो उसको तो यही लगेगा ना कि मैंने वही वाला ड्रग खाया है जिससे मेरा हेडेक ठीक होगा। तो इस केस में भी हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो प्लेसिबो एक डमी ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, और ये साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट पेशेंट्स के अंदर हम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेसिबो की एग्जांपल उन्होंने लिखी है, अ पेशेंट टेक्स अ शुगर पिल, ये जो शुगर पिल है खाली शुगर होगी इसके अंदर, फॉर पेन रिलीफ एंड एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन सिम्टम ड्यू टू देयर बिलीव इन देयर इफेक्टिवनेस, क्योंकि वो इसकी इफेक्टिवनेस पर बिलीव कर रहा था, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हुआ था। तो शुगर पिल खाने से भी उसको यही लग रहा था कि जो मेरी पेन है वो ठीक हो जाएगी, तो हो और एक्चुअल में हो भी जाती है ठीक। तो इस केस में हम कहते हैं कि प्लेसिबो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। फिर आते हैं नोसिबो। नोसिबो भी एक डमी ट्रीटमेंट है। That produce harmful effect due to negative psychological factors such as anxiety and expectation of harm, यानी उस पेशेंट को ना कि कोई भी दवाई खाने से एनग्जाइटी हो जाती है। अब क्यों एनग्जाइटी होती है? क्योंकि उसको ना उस ड्रग के नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट्स पता होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ये वाले इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल अ पेशेंट टेक्स अ शुगर पिल नोसिबो एंड एक्सपीरियंस साइड इफेक्ट लाइक नोजिया एंड डिजीनेस बिकॉज दे वर वार्नड अबाउट द पोटेंशियल नेगेटिव रिएक्शंस, क्योंकि उसको वार्न किया हुआ था, तो उसी वजह से उसके अंदर वो वाले इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको भी जहन में रखते हुए कोई भी ड्रग देनी चाहिए। फिर आता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर की कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म क्या होता है कि अगर हम कोई भी ड्रग एक साथ दे रहे हैं, व्हेन टू ड्रग्स आर गिवन टुगेदर एक्शन ऑफ वन ड्रग फैसिलिटेटेड एंड इंक्रीज बाय द अदर ड्रग, यानी हम दो ड्रग दे रहे हैं, एक ड्रग क्या कर रहा है कि दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं, ड्रग इंटरेक्शन को कहते हैं साइनर्जिज्म। अब जो साइनर्जिज्म है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है एडिटिव साइनर्जिज्म और एक होता है सुप्रा एडिटिव। सुप्रा एडिटिव को हम कहते हैं पोटेंशिएशन, और जो एडिटिव होता है उसको हम सुमेशन कहते हैं। सबसे पहले सुमेशन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रग ए है, वो इतना रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, और हमने दिया दूसरा ड्रग, वो भी इतना रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। अब जो इनका एडिटिव होगा ना वो इन दोनों का सम होगा, यानी ए और बी ने जितना रिस्पॉन्स जनरेट किया ना उन दोनों को प्लस करके जितना रिस्पॉन्स होगा ना वो हमारे पास आता है समेशन के अंदर। तो समेशन का कहता है कि व्हेन टू ड्रग्स यूज टुगेदर कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट, यानी इन दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट्स के सम के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड सुमेशन। सम सुमेशन नाम के अंदर आ रहा है ना सम, तो इस तरह से इसको याद रखते हैं। यहाँ पे एडिशन, एडिशन तो हम कहते हैं ना कि प्लस करने को सिंपल हम एडिशन कह रहे होते हैं, तो इस इफेक्ट्स को हम सुमेशन या एडिशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें अंदर आती है एस्प्रिन और पैरासीटामोल की, ये एनाल्जेसिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हेलोथेन की जो कि जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एम्लोपिडीन और एटिनोल ये एंटी हाइपरटेंसिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। फिर आता है साइनर्जिज्म में पोटेंशिएशन। अब ये क्या इफेक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल ड्रग ए ने इतना रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ड्रग बी ने इतना करना है, लेकिन जो इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी सम से भी ज़्यादा इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। So two drugs when given together combined effect is more than the sum of the individual effects, यानी इंडिविजुअल इफेक्ट्स के सम से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट होगा, इसको हम कहते हैं पोटेंशिएशन। इसकी एग्जांपल में आते हैं लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा जो कि पार्किंसनिज्म में दे रहे होते हैं, एसिटाइलकोलिन एंड फाइजोस्टिगमीन, ये दो एग्जांपल याद कर लो, ये याद करने में आसान है तो ये वाली याद कर लो। फिर आता है एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट ऐसा ड्रग होता है जो कि किसी भी रिसेप्टर के लिए अफिनिटी तो रखता है लेकिन कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता।
तो वन ड्रग अपोज और इनहिबिट द एक्शन ऑफ अदर ड्रग, तो इस तरह के ड्रग को इंटरेक्शन को हम एंटेगनिज्म कहते हैं। अब जो एंटेगनिज्म है ना वो काफ़ी तरह का होता है, केमिकल एंटेगनिज्म भी होता है, फिजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है और फार्माकोलॉजिकल भी होता है। बारी बारी इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है केमिकल एंटेगनिज्म। केमिकल एंटेगनिज्म एक टाइप होती है एंटेगनिज्म की, जब जिसमें क्या एक ड्रग काउंटर द इफेक्ट ऑफ अनदर बाय द सिंपल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से ही वो उस ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को एंटेगोनाइज या फिर काउंटर कर रहा होता है, और इसमें कोई भी रिसेप्टर बाइंडिंग नहीं होती। ये याद रखना कि इसमें कोई भी रिसेप्टर बाइंडिंग नहीं हो रही। एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगा कि ये वाली याद कर लो, बाकी भी देख सकते हो, लेकिन ये वाली याद कर लो कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl बाय एंट एसिड लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। एंट एसिड्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली ना जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ना स्टमक के अंदर एसिड, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। तो एंट एसिड्स क्या करेंगे कि HCl जो पड़ा हुआ ना स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। उसने एग्जाम्पल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट की। फिर आते हैं फिजिकल एंटेगनिज्म। नाम से ही जाहिर है कि ये फिजिकल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये डिक्रीज कर रहे होते हैं एक्शन ऑफ ड्रग को। फॉर एग्जाम्पल चारकोल अब्जॉर्ब अल्कलॉइड्स एंड प्रिवेंट देयर अब्जॉर्प्शन। ये अल्कलॉइड्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये फिजिकल मीन आ जाता है। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटेगनिज्म। अ टाइप ऑफ एंटेगनिज्म इन विच वन ड्रग एंटागोनाइज और रिवर्स इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग बाय बाइंडिंग टू डिफरेंट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। यानी दो तरह के रिसेप्टर हैं, ठीक है। रिसेप्टर ही दो तरह के प्रेजेंट हैं, एक ये रिसेप्टर और एक ये रिसेप्टर। एक रिसेप्टर ने करानी है वेजो कंस्ट्रिक्शन और एक रिसेप्टर ने करानी है वेजो डायलेशन। तो ये क्या होंगे कि एक दूसरे के फंक्शनल या फिर फिजियोलॉजिकल एंटेगनिज्म। एग्जांपल आती है इसकी एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन्स। जो हिस्टामिन्स है ना ये क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और वेजो डायलेशन करवाते हैं। जबकि जो एड्रेनालिन है ना ये ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये क्या करवाता है, ब्रोंको डायलेशन करवाता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। और इसमें सबसे आसान एग्जांपल आप ग्लूकागॉन और इंसुलिन की याद रख सकते हो कि ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज़ करवाता है, जबकि इंसुलिन ग्लूकोज का दुश्मन होता है, तो वो ग्लूकोज के लेवल्स को बॉडी के अंदर डिक्रीज़ करवा रहा होता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटेगनिस्ट। फार्माकोलॉजिकल एंटेगनिस्ट हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आते हैं कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट और नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव हमने पहले बात की थी कि हम अगर एगनिस्ट के लेवल्स को बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर दें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए तो हम इसको कंपेटिटिव बोल रहे हैं। एग्जाम्पल हमने ली थी कि ब्लड वेसल्स के ऊपर अल्फा-1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अल्फा-1 रिसेप्टर ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है। अब जब नॉरएपिनेफ्रिन इसके ऊपर बाइंड करेगा तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अब इंटेगनिस्ट इस केस में फेंटोलामीन जब हम देते हैं ना तो ये एक्ट कर रहा होता है एज कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट। क्यों कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट के तौर पर ये एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें ना तो ये फेंटोलामीन को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये वाली चीज़ नीचे वाली डायग्राम में देखो कि ब्लू कलर में फेंटोलामीन आकर इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हुआ है अल्फा-1 रिसेप्टर्स पर, लेकिन अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देना तो ये आकर फेंटोलामीन्स को आकर क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अब हमने इसको ग्राफिकली ऐसे प्रेजेंट किया था कि जब हम खाली एगनिस्ट देखते हैं ना तो एगनिस्ट 100% रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है नॉरएपिनेफ्रिन। अब जो दूसरा कर्व है वो देखो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या है, एगनिस्ट के साथ कंपेटिटिव इंटेगनिस्ट प्रेजेंट है। अभी हमने पीछे क्या बात की है कि अगर हम एगनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें यानी नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज़ करते जाएं तो वो फेंटोलामीन्स को डिस्प्लेस करने लग जाएगा। तो हम मैक्सिमम रिस्पांस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन को बहुत ज़्यादा करते जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाएगी फेंटोलामीन की। जब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट शुरू होगी तो हम मैक्सिमम रिस्पॉन्स को अचीव कर लेंगे। अब इस ग्राफ में देखो तो एक्स एक्सिस पे लॉग डोज यानी ड्रग की कंसंट्रेशन लॉग के अंदर प्रेजेंट है और इस तरफ रिस्पॉन्स प्रेजेंट है। जब एगनिस्ट बाइंड हुआ तो 100% रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब जो दूसरा केस हमने डिस्कस किया ना तो उस केस में भी 100% रिस्पॉन्स तो जनरेट होना ही होना है, क्योंकि जब हम ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन ने बाइंड करना ही करना है। तो इस केस में जो कर्व है वो राइट साइड पे मूव हो गया। क्यों राइट साइड पे मूव हुआ है, क्योंकि डोज इधर प्रेजेंट है। तो डोज को हमने इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और इधर से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट हुई जा रहा और अल्टीमेटली हमारे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट हो गया।
तो आपको समझ आई कि जब हम कंपेटिटिव एंटागनिज्म की बात करते हैं तो इस केस में जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को इंक्रीज़ करते हैं तो कंपेटिटिव एंटागनिज्म के अंदर क्या होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, यानी एफिकेसी और पोटेंसी, उनका क्या सीन है। जो ई मैक्स होता है, ई मैक्स बेसिकली ना एफिकेसी होती है, ये जो मैक्सिमल इफेक्ट्स होते हैं। मैक्सिमल इफेक्ट इस केस में हम देख सकते हैं कि दोनों का सेम है, तो ई मैक्स या फिर एफिकेसी सेम है। जबकि जब हम पोटेंसी की बात करते हैं ना, पोटेंसी इस केस में डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है वो समझो। EC50, EC50 क्या होता है कि ऐसी ड्रग की कंसंट्रेशन जिसके ऊपर हम 50% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एगनिस्ट के केस में देखो तो EC50 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब जब एंटेगनिस्ट के केस में बात करते हैं तो EC50 यहाँ पर आ रहा है, यानी 50% रिस्पॉन्स जनरेट करने में हमें इतनी ड्रग की कंसंट्रेशन चाहिए। तो EC50 क्या हो रहा है, EC50 इंक्रीज हो रहा है। अब चूंकि EC50 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंसी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चूंकि EC50 इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस केस में क्या हो रही है, पोटेंसी डिक्रीज हो रही है। इस डायग्राम में भी देखो तो जब एग्निस हमने अलोन दिया था तो यहाँ पर कर्व आ रहा था, लेकिन जब हमने इसके साथ कंपेटिटिव एंटेगनिस दिया तो कर्व राइट साइड पर मूव हो गया। तो देखो तो ये हमारे पास EC50 भी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से पोटेंसी डिक्रीज हो गई है। तो फार्माकोलॉजिकल एंटेगनिस्ट में हमारे पास कंपेटिटिव आता है, जिसमें रिवर्सिबल, सरमाउंटेबल। इसको हम रिवर्सिबल सरमाउंटेबल इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि रिवर्सिबल है। जब हम एगनिस्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा रहे हैं तो हम रिवर्स कर रहे हैं दोबारा से मैकेनिज्म को। तो जब एंटेगनिस्ट बाइंड विद सेम रिसेप्टर ऑन विच एगनिस्ट बाइंड एंड अपोज द इफेक्ट ऑफ एगनिस्ट, सच एंटेगनिस्ट इज कॉल्ड कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट। और नीचे वही लिखा है कि अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें कर्व है वो राइट साइड पर मूव हो जाता है। एग्जाम्पल इसके अंदर आती है एसिटाइलकोलिन और एट्रोपिन की। एसिटाइलकोलिन या एट्रोपिन वाली एग्जाम्पल दे दो, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दी है फेंटोलामीन और नोरेपिनेफ्रिन वाली, वो वाली दे दो। फिर आता है नॉन कंपेटिटिव, उसको समझ लेते हैं। नॉन कंपेटिटिव के केस में भी हम अल्फा वन रिसेप्टर की ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो अल्फा वन रिसेप्टर है ना, उसके ऊपर ना दो साइट्स होती हैं। ये वाली जो साइट है ना, इसके ऊपर नोरेपिनेफ्रिन ने बाइंड करना है तो इसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइट या फिर एक्टिव साइट। और ये दूसरी जो साइट है ना, जहाँ पे ब्लू कलर में फिनॉक्सीबेंजामीन ने बाइंड करना है, ये वाली साइट होती है एलोस्टेरिक साइट। जब एलोस्टेरिक साइट पर फिनॉक्सीबेंजामीन बाइंड कर देगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कैटालिटिक साइट है इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो नोरेपिनेफ्रिन इसके ऊपर बाइंड नहीं होगा। जब ये बाइंड नहीं होगा तो हम ये कहते हैं कि इस केस में अगर हम नोरेपिनेफ्रिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज भी कर दें तब भी हम मैक्सिमम रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एगनिस्ट के केस में तो वही कर्व आएगा, लेकिन जब हम एगनिस्ट के साथ नॉन कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट देंगे तो चूंकि इस केस में हम डोज को इंक्रीज भी कर दें तो कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस केस में जो मैक्सिमल इफेक्ट है ना, 100% हम इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि रिसेप्टर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो इस केस में जो एफिकेसी वो डिक्रीज हो जाएगी, जो ई मैक्स है वो डिक्रीज हो गया। तो ई मैक्स हमारे पास डिक्रीज हो गया, लेकिन जो पोटेंसी है ना, पोटेंसी इस केस में देखो तो EC50 सेम है, तो पोटेंसी हम कहते हैं कि इस केस में सेम होती है। तो EC50 सेम है यानी पोटेंसी भी इस केस में सेम है, यानी सेम ड्रग की कंसंट्रेशन सेम ही रिस्पॉन्स 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। अब इस डायग्राम में देखो तो ये हमारे पास एगनिस्ट अलोन प्रेजेंट है, फिर हमने एंटेगनिस्ट दिया, और जब एंटेगनिस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जा रहे हैं तो एफिकेसी और ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है। इस डायग्राम में भी देखो तो एगनिस्ट अलोन था तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स 100% हमने जनरेट कर लिया था, लेकिन जब हमने एंटेगनिस्ट दिया तो 50% तक आ गया, यानी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। इसके अंदर एग्जांपल इन्होंने भी वही दिया कि फिनॉक्सीबेंजामीन प्लस एड्रीनालिन। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन द सिंथेसिस ऑफ न्यू रिसेप्टर, यानी न्यू रिसेप्टर की सिंथेसिस तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चल रहा होता है। जब तक न्यू रिसेप्टर नहीं बनेंगे ये अपना एक्शन परफॉर्म करता जाएगा। फिर आता है सूडो इरिवर्सिबल एंटेगनिज्म। सूडो इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि ये ऐसे एंटेगनिस्ट होते हैं जो कि स्लोली रिवर्सिबल बाइंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये इरिवर्सिबल ही बाइंड है। अब चूंकि ये स्लोली कर रहे हैं तो इसका इनका इफेक्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। इरिवर्सिबल परमानेंटली बाइंड हो जाते हैं और इनका कोई भी रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इनको।
अब एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राइमेथोप्रिन एंड मेथाजोल ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग हैं। जब हम इनको मतलब एक एक करके दे रहे होते हैं, या तो ये दे रहे हैं या फिर ये दे रहे हैं, लेकिन जब हम इनको कम्बिनेशन की फॉर्म में देते हैं तो ये बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो तो कौन सी ऐसी इनमें से टर्म है जो कि इसको डिफाइन कर रही है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था, एक टर्म थी समेशन और पोटेंशिएशन। समेशन क्या थी कि दो दो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो उनका जब हमने दोनों साथ दिए हैं तो जो उनका अल्टीमेट रिस्पॉन्स था वो उन दोनों का सम था, ठीक है। लेकिन जब हमने पोटेंशिएशन डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि दो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं दो ड्रग्स की वजह से, लेकिन जो उनका आउटकम है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है। तो इस केस में भी देखो तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं, लेकिन जो उनका कम्बिनेशन है वो बैक्टीरियोसिडल है, यानी बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, तो यानी ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पोटेंशिएशन होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.